Hello students, as we earlier studied, the very first model of atom was given by J.J. Thomson. उसके फेल होने के बाद आया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और जब रदरफोर्ड का भी एटॉमिक मॉडल फेल हो गया तो उसके बाद आया बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के साथ. तो देखिए बच्चों, रदरफोर्ड ने तो अपने एटॉमिक मॉडल में एटम से रिलेटेड कई बातें बोली, लेकिन जो बोर साहब थे ना, वो उनके केवल एक ही बात से एग्री थे. दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस. तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला बात यही बोला कि यस, न्यूक्लियस एग्जिस्ट एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द एटम. उसके बाद उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path known as orbit with a fixed radius, having fixed velocity and associated with a fixed energy. चलिए इस बात को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं. काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझिएगा. उन्होंने बोला कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अराउंड ढेर सारे सर्कुलर पाथ बने होते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं. इस ऑर्बिट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं. न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ऑर्बिट को हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, उसके बाद वाले को सेकेंड ऑर्बिट, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट, फिर फोर्थ एंड सो ऑन. तो उनके अकॉर्डिंग एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिट होते हैं, सभी का रेडियस फिक्स्ड होता है, और इसी फिक्स्ड रेडियस वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स वेलोसिटी और एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं. तो ये था उनका सेकंड फीचर. अब देखिए, जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, तो उस केस में हम लोग मोमेंटम के जगह एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है mvr. तो बोर ने अपने मॉडल के थर्ड फीचर में इसी से रिलेटेड बात को बोला. उनके अकॉर्डिंग एटम के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. दैट इज mvr = n × h/2π, जहां पर n ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. इस इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा 1 × h/2π. सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा 2 × h/2π. इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 3 × h/2π. मतलब जिस ऑर्बिट की बात की जाएगी, उसी नंबर से हमें h/2π को मल्टीप्लाई कर देना होगा. इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. अब नेक्स्ट फीचर था इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन से रिलेटेड. यहां पर ट्रांजिशन का मतलब है मूवमेंट से. तो उनके अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है. तो फोर्थ फीचर यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब कर ले, तो वो लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में जा सकता है. इस प्रोसेस को हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं. और इसी तरह कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज कर दे, तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ भी मूव कर सकता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डी एक्साइटेशन बोलते हैं. चलिए इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं. तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ ऑर्बिट में भी मूव कर सकता है, और इस प्रोसेस को
हम लोग एक्साइटेशन बोलते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज कर दे तो ये मूव करके 1st ऑर्बिट में भी जा सकता है, जिसे हम लोग डी एक्साइटेशन बोलते हैं। और लास्ट में उन्होंने ये बोला कि द चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर ट्रांजिशन इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू, जहां पर म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को, जो कि ट्रांजिशन के दौरान रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए बच्चों, ये तो था फीचर्स जिसमें उन्होंने मेनली ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का रेडियस फिक्स होता है, जिस वेलोसिटी के साथ घूमता है वो वेलोसिटी फिक्स होता है, जिस एनर्जी के साथ घूमता है वो एनर्जी फिक्स होता है। और मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में इन सभी टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी दिया था। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और पहला है रेडियस। तो किसी nth ऑर्बिट के रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो है Rn इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, जहां पर ए नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एक कांस्टेंट को, जिसे हम लोग बोर्स रेडियस के नाम से जानते हैं। इसका वैल्यू होता है 52.9 पिकोमीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो आप सीधे ऊपर वाले फॉर्मूला में n इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, जिससे रेडियस का वैल्यू मिल जाएगा ए नॉट। यही होता है बोर्स रेडियस। तो इस तरह से हम लोग बोर्स रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब बात करते हैं एनर्जी की। तो बच्चों, किसी nth ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो है En इक्वल टू माइनस आर एच इंटू 1/n स्क्वायर, जहां पर n उस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और आर एच एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। नेक्स्ट वन इज चेंज इन एनर्जी। So as we know, when transition of electron takes place, change in energy occurs. So let's find out the formula for that change in energy. So if Ni be the initial orbit and Nf be the final orbit, then the energy of electron present in initial orbit will be Ei equal to minus Rh into 1/Ni square. In the same way, the energy of electron present in final orbit will be Ef equal to minus Rh into 1/Nf square. इन दोनों ही इक्वेशन को मैं 1 और 2 से मार्क कर दे रहा। अब देखिए, जब हमें फाइनल एनर्जी पता चल गया, इनिशियल एनर्जी भी पता चल गया, तो चेंज इन एनर्जी नहीं निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देना पड़ेगा। तो डेल्टा ई का वैल्यू हो जाएगा Ef माइनस Ei, और जब इन दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस आर एच इंटू 1/Nf स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस आर एच इंटू 1/Ni स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मिलेगा माइनस आर एच इंटू 1/Nf स्क्वायर प्लस आर एच इंटू 1/Ni स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म जो कि पॉजिटिव है उसको अगर पहले लिखें तो हो जाएगा आर एच 1/Ni स्क्वायर माइनस आर एच इंटू 1/Nf स्क्वायर। अब देखिए, दोनों ही टर्म में आर एच कॉमन है, तो जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो हमें चेंज इन एनर्जी का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा, दैट विल बी डेल्टा ई इक्वल टू
आर एच इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो देखिए बच्चों, बोर्स मॉडल के लास्ट फीचर में हम लोगों ने देखा था कि चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा E इक्वल टू एच म्यू। इसको मैं इक्वेशन 4 से मार्क कर दे रहा। और जस्ट अभी अभी हम लोगों ने चेंज इन एनर्जी का एक और फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज डेल्टा E इक्वल टू आर एच इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। और जब इन दोनों ही इक्वेशन से हम लोग डेल्टा E के वैल्यूज को इक्वेट करेंगे तो मिलेगा एच म्यू इक्वल टू आर एच इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। और जब इस इक्वेशन को हम लोग म्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा आर एच अपॉन एच इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। एंड दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जिसको मैं इक्वेशन 5 से मार्क कर दे रहा। और बच्चों एक बात और, अगर आप लोगों के पास डेल्टा E का वैल्यू है तो आप लोग डायरेक्ट उसको H से डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों को म्यू का वैल्यू पता चल जाएगा। लास्ट वन इज वेव नंबर, जिसे हम लोग म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है म्यू बार इक्वल टू म्यू बाई सी, जहां पर सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको मैं इक्वेशन 6 से मार्क कर दे रहा। तो अगर हम लोग इक्वेशन 5 से म्यू के वैल्यू को इक्वेशन 6 में पुट कर दें तो वेव नंबर का भी फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट विल बी म्यू बार इक्वल टू आर एच अपॉन एच सी इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला देख लिया, एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला देख लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला देख लिया और जस्ट अभी अभी वेव नंबर का भी फॉर्मूला देख लिया। तो इन सभी फॉर्मूला पर बहुत ही छोटे छोटे वैल्यू पुटिंग टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी टाइप के एक न्यूमेरिकल को मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आवर न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड by an electron which jumps from second orbit to sixth orbit। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सेकेंड ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी में तो चेंज होगा ही, तो उसी चेंज इन एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है। और उसके बाद जब उस वैल्यू को हम लोग H से डिवाइड कर देंगे, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी मिल जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बच्चों अनफॉर्चुनेटली कुछ समय बाद बोर्स मॉडल भी फेल हो गया, क्योंकि इसके भी कुछ लिमिटेशंस सामने आने लगे। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। So first limitation is this model is valid only for hydrogen and hydrogen-like atoms like helium plus, lithium 2+, beryllium 3+, etc. मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये केवल उन्हीं एटम्स के लिए वैलिड था जो कि जिनके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे हीलियम नहीं है, हीलियम प्लस है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसी तरह लिथियम 2 पॉजिटिव के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। इसका दूसरा लिमिटेशन ये था कि दिस मॉडल निग्लेक्ट्स द वेव नेचर ऑफ मैटर। ये मैटर को केवल पार्टिकल टाइप ही एज्यूम करके पूरा मतलब डिस्क्राइब किया गया था। इसमें मैटर के वेव नेचर की बात बिल्कुल नहीं की गई थी। And the last and main limitation is this model is contradictory to Heisenberg
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये मॉडल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जस्ट अपोजिट था। तो क्या होता है ये प्रिंसिपल, तो इसको मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा।